नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम इस डीप डाइव में इक्विटी निवेश के पूरे विज्ञान को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम रिस्क, वैल्यूएशन और इन सब के पीछे की साइकोलॉजी समझने वाले हैं। एकदम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। हाँ, वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब टॉपिक में आते हैं। तो शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। ना तो कोई जमीन खरीदनी है, ना कोई फैक्ट्री लगानी है, और ना ही किसी कर्मचारी का इंटरव्यू लेना है। हाँ, मतलब सुबह सुबह उठकर वो दुकान का शटर खोलने वाला काम भी नहीं करना है, राइट? बिल्कुल नहीं। फिर भी जब शाम को कंपनी का गल्ला गिना जाता है, तो उस मुनाफे का एक हिस्सा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शेयर बाजार या इक्विटी मार्केट का असल रोमांच यही तो है। वाकई, सिर्फ कुछ क्लिक्स के जरिए दुनिया की बेहतरीन कंपनियों का मालिक बनने की ताकत। और देखिए, यहाँ मालिक शब्द का इस्तेमाल मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब हम शेयर बाजार में इक्विटी खरीदते हैं, तो हम सिर्फ स्क्रीन पर चमकता हुआ कोई नंबर नहीं ले रहे, हम असल में उस बिजनेस का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। ये डेब्ट या किसी को कर्ज देने से बहुत अलग चीज है। हाँ, मतलब बॉन्ड्स में तो आप बस एक लेंडर होते हैं ना। बिल्कुल। जब कोई निवेशक कंपनी को कर्ज देता है, तो उसे अपना 7 या 8% का तय ब्याज मिल जाएगा। बस बात खत्म। कल को अगर वो कंपनी 10 गुना भी बड़ी हो जाए, तो भी उस लेंडर का मुनाफा उतना ही रहेगा। यही तो इक्विटी का सबसे बड़ा जादू है, और सच कहूं तो सबसे बड़ा जोखिम भी। क्योंकि इसमें कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। एकदम सही बात है। अगर कंपनी डूब गई तो लगाया हुआ पैसा भी डूब सकता है। लेकिन जो चीज इस जोखिम को लेने लायक बनाती है, वो है रेजिडुअल क्लेम। रेजिडुअल क्लेम मतलब बचा हुआ मुनाफा। हाँ, मतलब जब कंपनी अपने सारे खर्चे निकाल देती है, सैलरी दे देती है, टैक्स और कर्ज चुका देती है, तो अंत में जो कुछ भी बचता है वो पूरी तरह से शेयरधारकों का होता है। और सिर्फ मुनाफा ही नहीं, वोटिंग का अधिकार भी मिलता है, जिससे आप कंपनी के भविष्य को दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी विज्ञान को डिकोड करते हैं। हम समझेंगे कि जोखिम क्या है, सही वैल्यूएशन कैसे होता है, और फंडामेंटल के साथ साथ वो चार्ट्स पर लकीरें खींचने वाला टेक्निकल एनालिसिस असल में कैसे काम करता है। तो अब इस पूरी चर्चा को अगर एक बुनियादी नियम से शुरू करें, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जोखिम प्रबंधन। बिल्कुल, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। राइट। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? किसी एक टिप या किसी खबर के पीछे अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। और यहीं से डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा सा लॉजिक है अपने जोखिम को अलग अलग जगह बांट देना। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर एक पुरानी कहावत है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। हाँ, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिया देना चाहूंगा। हाँ बताइए। मान लीजिए किसी ने एक छाता बनाने वाली कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। अब जब तक बारिश का मौसम रहेगा, तब तक तो कंपनी बहुत मुनाफा कमाएगी। जाहिर है बिक्री ज्यादा होगी। लेकिन जैसी सर्दियां आएंगी, उस कंपनी की बिक्री तो गिर जाएगी ना। तो इस जोखिम से कैसे बचें? इसका सबसे लॉजिकल तरीका है कि उसी समय एक स्वेटर बनाने वाली कंपनी के शेयर्स भी खरीद लिए जाएं। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। मौसम चाहे बारिश का हो या ठंड का, पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रहेगा। बिल्कुल, और इसे ही क्रॉस सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब अलग अलग सेक्टर्स और देशों में पैसा लगाना, ताकि एक सेक्टर का नुकसान दूसरा कवर कर ले। और इसका पूरा विज्ञान इस बात पर टिका है कि जिन एसेट्स में निवेश किया गया है, उनका प्रदर्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो, मतलब कोरिलेशन कम हो। हाँ, अगर एविएशन सेक्टर संघर्ष कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आईटी सेक्टर भी उसी समय गिरे। सही कहा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। एक दूसरा और शायद ज्यादा अहम तरीका है टाइम सीरीज डाइवर्सिफिकेशन। टाइम सीरीज डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, इसका मतलब है बाजार में लंबे समय तक बने रहना। एक मिनट, टाइम सीरीज मतलब सिर्फ समय का खेल? लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। पूछिए। अगर इसका मतलब सिर्फ 10 या 15 साल तक इंतजार करना है, तो मंदी के दौरान क्या होगा? मान लीजिए 2008 जैसी कोई भयानक मंदी आ जाए, तो क्या लंबे समय तक इंतजार करने वाला पोर्टफोलियो भी तबाह नहीं हो जाएगा? देखिए, यहीं पर बिजनेस साइकिल्स यानी व्यापार चक्रों को समझना जरूरी हो जाता है। अर्थव्यवस्था कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। हाँ, उसमें बूम और बस्ट तो आते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे क्रिटिकल बात यह है कि मंदी के समय सारे बिजनेस एक जैसा बर्ताव नहीं करते। कुछ कंपनियां काउंटर साइक्लिकल होती हैं, जिन्हें हम डिफेंसिव या मंदीरोधी भी कहते हैं। मंदीरोधी मतलब उन पर मंदी का असर ही नहीं होता? असर होता है, लेकिन बहुत कम, जैसे फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों का सेक्टर और FMCG। FMCG मतलब?
रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, राइट? हाँ, अब इकोनॉमी चाहे कितनी भी बुरी हालत में क्यों ना हो, बाजार क्रैश कर गया हो, लेकिन लोग बीमार पड़ने पर दवाइयाँ खरीदना बंद तो नहीं करेंगे, सही बात है। और ना ही लोग नहाना या साबुन का इस्तेमाल करना छोड़ेंगे। बिल्कुल। इसलिए जब व्यापार चक्र अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, तब भी ये डिफेंसिव सेक्टर्स लगातार पैसा बनाते रहते हैं। और इसके अलावा बाजार में लीडिंग और लैगिंग सेक्टर्स भी होते हैं। लीडिंग और लैगिंग मतलब कुछ सेक्टर्स जो बाजार के मंदी से बाहर आते ही सबसे पहले दौड़ना शुरू करते हैं। एकदम सही। और कुछ को उभरने में सालों लग जाते हैं। तो जोखिम सिर्फ बाजार के गिरने का नाम नहीं है। तो इसका मतलब जोखिम के कई अलग अलग चेहरे हैं और डाइवर्सिफिकेशन उन चेहरों को पहचानने का तरीका है। चलिए इन जोखिमों को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। बिल्कुल। असल में हम किन गड्ढों से खुद को बचा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मुख्य रूप से इक्विटी निवेश में 3 तरह के स्पष्ट जोखिम होते हैं, राइट? हाँ, पहला है मार्केट रिस्क, जिसे तकनीकी भाषा में बीटा से नापा जाता है। ये वो जोखिम है जिससे कोई नहीं बच सकता। मतलब कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाए या महामारी फैल जाए तो पूरा बाजार ही गिरेगा। एकदम सही। ये एक सिस्टमैटिक जोखिम है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये वैसा ही है कि अगर बाजार को छींक आती है तो सभी कंपनियों को सर्दी जुकाम हो ही जाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण। अगर किसी शेयर का बीटा 1.2 है तो इसका मतलब है कि अगर बाजार 10% गिरता है तो वो शेयर 12% गिरेगा। समझ गया। और दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा होता है सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। ये किसी एक विशेष इंडस्ट्री तक ही सीमित रहता है। मान लीजिए अचानक से कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। ओहो, तो इसका सीधा और खतरनाक असर एयरलाइन कंपनियों और पेंट बनाने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कच्चा तेल उनका मुख्य कच्चा माल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईटी कंपनियों को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। और तीसरा जोखिम? तीसरा है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। हाँ, मतलब किसी एक कंपनी के अंदर की समस्या, मैनेजमेंट का कोई गलत फैसला या कोई फ्रॉड सामने आना। बिल्कुल। जैसे किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की गाड़ियां खराब निकलने लगे तो लोग दूसरी कंपनी की गाड़ियां खरीद लेंगे। इसमें पूरी इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है, सिर्फ उसे कंपनी का है। सही कहा। अब देखिए, इन सेक्टर और कंपनी वाले जोखिमों को तो हम डाइवर्सिफिकेशन के जरिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक जोखिम और है जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं। वो कौन सा? लिक्विडिटी रिस्क। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लिक्विडिटी रिस्क को लोग अक्सर सीरियसली नहीं लेते। रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है? मैंने सुना इसे इम्पैक्ट कॉस्ट से भी जोड़ा जाता है। हाँ, इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही छोटी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जिसमें रोजाना बहुत कम ट्रेडिंग होती है। मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। बिल्कुल। अब अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई और शेयर्स बेचने हैं, लेकिन बाजार में कोई बायर ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर कोई 1 लाख रुपए का भी सेल ऑर्डर डाल दे तो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए शेयर की कीमत को जबरदस्ती बहुत नीचे गिराना पड़ेगा। ओहो, मतलब अपनी ही बेची हुई मात्रा की वजह से शेयर की कीमत का गिर जाना। एकदम सही। इसे ही इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। लिक्विडिटी जितनी कम होगी, इम्पैक्ट कॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा। ये एक तरह का छिपा हुआ नुकसान है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी दूर दराज के गांव में जमीन खरीद ली हो, जब तक बेचना नहीं है कागज पर कीमत बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन सच में पैसे चाहिए कोई बायर ही नहीं मिलता और औने पौने दाम पर जमीन निकालनी पड़ती है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और लिक्विडिटी के साथ ही एक और अदृश्य जोखिम जुड़ा है, करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क। पर अगर मैंने भारत की कंपनी का शेयर खरीदा है तो डॉलर से क्या लेना देना? आज के समय में शेयर बाजार ग्लोबल हो चुके हैं। हमारे बाजारों में FPI यानी विदेशी निवेशकों का बहुत बड़ा पैसा लगा होता है। हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो जब वो भारत में पैसा लगाते हैं तो अपनी करेंसी और डॉलर के मुकाबले रुपए की ताकत को भी देखते हैं। मान लीजिए विदेशी निवेशक ने पैसा लगाया और शेयर 10% बढ़ गया तो उसे फायदा हुआ पेपर पर। हाँ, लेकिन अगर उसी दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 15% कमजोर हो गया तो उसे अपनी करेंसी में असल में नुकसान हो रहा है। अरे बाप रे, तो वो अपना पैसा निकालने लगेंगे। बिल्कुल, जिससे बाजार में भारी उथल पुथल मच जाती है। इसे करेंसी रिस्क कहते हैं। समझ गया। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। एक बार nicmseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। हाँ, वहाँ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इस हाईवे पर गड्ढे कहाँ हैं। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। ये कैसे तय होगा कि कौन सी गाड़ी, मेरा मतलब है कौन सा स्टॉक चुनना है? इसके पीछे बहुत ही गहरी रिसर्च होती है। मार्केट में रिसर्च करने वाले मुख्य रूप से 2 खेमों में बटे होते हैं, सेल साइड और बाय साइड। टीवी पर जो ब्रोकर्स आते हैं और बाय या सेल की सलाह देते हैं, वो सेल साइड है ना? हाँ, सेल साइड ब्रोकर्स का मुख्य काम बाजार में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना होता है ताकि लोग ट्रेड करें और उन्हें ब्रोकरेज मिले। लेकिन असली खेल बाय साइड पर होता है। बाय साइड
जहां म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स बैठे हैं। बिल्कुल, इनकी रिसर्च कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। वहाँ खुद का या क्लाइंट्स का करोड़ों अरबों रुपया दांव पे लगा होता है। तो वो रिसर्च के लिए कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं? वो फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। इसमें दो तरीके सबसे ज्यादा फेमस हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब शुरुआत इकोनॉमी से करना। हाँ, पहले देखा जाता है कि जीडीपी क्या है, ब्याज दरें कहाँ जा रही हैं, फिर एक अच्छा सेक्टर चुना जाता है और अंत में उस सेक्टर की बेहतरीन कंपनी। और बॉटम अप इसका उल्टा होगा, मतलब अर्थव्यवस्था चाहे जहां जाए, अगर कंपनी बेहतरीन है तो खरीद लो। लगभग ऐसा ही। सारा फोकस कंपनी की बैलेंस शीट और मुनाफे पर होता है। इन दोनों ही तरीकों को एक वैज्ञानिक ढांचे में ढाला जाता है, जिसे EIC फ्रेमवर्क कहते हैं। EIC यानी इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। एकदम सही। चलिए इस इंडस्ट्री वाले हिस्से को थोड़ा समझते हैं। मैंने सुना है हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। बिल्कुल होती है। जब कोई नई इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन फेज में होती है, जैसे कुछ साल पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो जोखिम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब वो ग्रोथ फेज में आती है तो क्या मुनाफे का मार्जिन सबसे ज्यादा होता है? हाँ, क्योंकि मांग बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और कंपटीशन कम होता है। लेकिन मैच्योरिटी फेज आते आते बहुत सारे खिलाड़ी आ जाते हैं, फिर प्राइस वॉर शुरू होता है और मार्जिन कम होने लगते हैं। डिक्लाइन फेज में तो इंडस्ट्री ही खत्म होने लगती है, जैसे कभी टाइपराइटर कंपनियों के साथ हुआ था। सही कहा। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों के मुनाफे पर क्या असर पड़ता है? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। जब महंगाई बढ़ती है तो कच्चा माल और ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाता है। अब बाजार में दो तरह की कंपनियां उभरती हैं। एक वो जिनके पास प्राइसिंग पावर होती है। प्राइसिंग पावर मतलब वो दाम बढ़ा सकते हैं? हाँ, मान लीजिए एक बहुत मशहूर कॉफी ब्रांड है, कॉफी बीन्स महंगे हुए तो उन्होंने कप की कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी। और ग्राहक फिर भी खरीदेंगे क्योंकि उन्हें आदत है। बिल्कुल, उन्होंने अपना खर्च ग्राहकों पर डाल दिया और मुनाफा बचा लिया। और दूसरी कंपनियां? दूसरी साइक्लिकल कंपनियां होती हैं जिनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती। अगर एक सीमेंट कंपनी दाम बढ़ाएगी तो बिल्डर तुरंत दूसरी कंपनी का सीमेंट ले लेगा। ओहो, तो वो दाम नहीं बढ़ा पाते और सारा बोझ खुद उठाते हैं। हाँ, उनका प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ जाता है। EIC फ्रेमवर्क यही देखने में मदद करता है कि मुश्किल समय में कौन सी कंपनी टिकेगी। कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए EIC फ्रेमवर्क से एक बहुत शानदार कंपनी मिल गई, तो क्या तुरंत अपना सारा पैसा उसमें लगा दें? क्या एक बेहतरीन कंपनी का मतलब हमेशा एक बेहतरीन निवेश होता है? यहीं पर बाजार के सबसे बड़े भ्रम टूटते हैं। देखिए, एक बहुत मशहूर कोट है, प्राइस एक फैक्ट है लेकिन वैल्यू एक ओपिनियन है। मतलब स्क्रीन पर जो प्राइस है वो तो सबको दिख रहा है। हाँ, लेकिन उस कीमत पर शेयर खरीदना समझदारी है या बेवकूफी, ये कंपनी की वैल्यू पर निर्भर करता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी भी अगर बहुत महंगी खरीद ली जाए तो कभी रिटर्न नहीं देगी। तो ये सही वैल्यू कैसे निकालें, कोई फॉर्मूला है? सबसे बुनियादी और पावरफुल तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF। DCF सुनने में काफी टेक्निकल है, ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक बिजनेस की असली कीमत क्या है, वो अपनी पूरी लाइफ में जितना नकद कमाकर मालिकों को देगा वही उसकी कीमत है। लेकिन यहाँ एक कैच है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब आज का 100 रुपया 10 साल बाद मिलने वाले 100 रुपए से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, क्योंकि आज के 100 रुपए पर आप बैंक से ब्याज कमा सकते हैं। तो DCF में हम अनुमान लगाते हैं कि कंपनी अगले 10 साल में कितना कैश कमाएगी और फिर उसे एक डिस्काउंट रेट से कम करके आज की कीमत निकालते हैं। समझ गया, यानी फ्यूचर की कमाई को आज के तराजू पर तौलना। पर क्या ये तरीका बैंक्स पर भी लागू होता है? नहीं, वहाँ मुश्किल हो जाती है। बैंक्स के लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ज्यादा बेहतर काम करता है, क्योंकि बैंक का कच्चा माल ही पैसा है। तो हम देखते हैं कि बैंक ने कितने लोन दिए हैं और कितने डिपॉजिट्स हैं। हाँ, दोनों को घटाकर जो बचता है वो बैंक की असली नेटवर्थ होती है। ठीक है, लेकिन डेली ट्रेडिंग में लोग इतने लंबे कैलकुलेशंस तो नहीं करते ना। वो कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिलेटिव वैल्यूएशन कहते हैं, जैसे PE रेशियो। PE यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैमाना। ये बताता है कि कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए बाजार कितने रुपए देने को तैयार है। मतलब अगर PE 20 है तो निवेशक 1 रुपए की कमाई के लिए 20 रुपए चुकाने को तैयार है। बिल्कुल, इसे पिछले कमाई और फ्यूचर की कमाई दोनों के आधार पर देखा जाता है। यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर PE रेशियो से सब पता चल जाता है तो लोग प्राइस टू सेल्स या PS क्यों देखते हैं? अंत में तो मुनाफा ही मायने रखता है ना। देखिए, प्रॉफिट कागज पर दर्ज की जाने वाली चीज है। कुछ कंपनियां डेप्रिसिएशन का तरीका बदलकर अपने मुनाफे को मैनिपुलेट कर सकती हैं। अच्छा, मतलब प्रॉफिट एक ओपिनियन बन सकता है। हाँ, लेकिन सेल्स एक ठोस सच्चाई है। कितनी गाड़ियां बिकी, कितने साबुन बिके, इसमें हेराफेरी करना मुश्किल है। ओहो, यानी जब मुनाफे पर शक हो तो सीधे देखो माल कितना बिक रहा है। और कुछ स्टार्टअप्स शुरुआत में सिर्फ डिस्काउंट देते हैं, उनका तो कोई मुनाफा होता ही नहीं। तो वहाँ PE रेशियो निकल ही नहीं सकता, इसलिए PS काम आता है।
इसके अलावा टेलीकॉम या स्टील कंपनियों के लिए EV बाई EBITDA देखते हैं। क्योंकि वहाँ भारी डेप्रिसिएशन होता है। एकदम सही। और एक PEG रेशियो भी होता है जो ग्रोथ को भी ध्यान में रखता है। हाँ, अगर एक कंपनी का PE 50 है पर वो 100% से ग्रो कर रही है तो वो असल में सस्ती है। बिल्कुल। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है क्या खरीदना है, लेकिन शेयर बाजार में कब खरीदना है ये टेक्निकल एनालिसिस बताता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स, हरी और लाल कैंडलस्टिक्स, ये तो पूरी अलग दुनिया है। हाँ, इनकी बुनियादी धारणा ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स और बाजार की खबरें सब कीमत में पहले से शामिल हैं। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं कि कंपनी क्या बनाती है? नहीं, वो सिर्फ पुराने प्राइस और वॉल्यूम का डेटा देखते हैं। वो मानते हैं कि इंसान का लालच और डर हमेशा खुद को दोहराता है और यही पैटर्न्स चार्ट्स पर दिखता है। तो वो मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे अगर मौजूदा कीमत अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज को पार कर रही है तो ये बड़ा संकेत है कि लंबी अवधि का ट्रेंड बदल रहा है। और मैंने एक और टर्म सुना है, बॉलिंजर बैंड्स। ये क्या होता है? मान लीजिए चार्ट पर औसत कीमत के एक बीच की लाइन है। बॉलिंजर बैंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन पर काम करते हैं। ये कीमत के ऊपर और नीचे एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। मतलब ये शेयर की कीमत के चारों ओर एक रबर बैंड की तरह है जो अस्थिरता के हिसाब से फैलता और सिकुड़ता है। बहुत सही पकड़ा। अगर कीमत बहुत तेजी से ऊपरी बैंड को छू ले तो स्टॉक ओवरबॉट हो गया है। यानी भीड़ ने लालच में बहुत खरीद लिया है, अब गिरेगा। हाँ, और निचले बैंड को छुए तो वो ओवरसोल्ड है, वहां से उछाल आ सकता है। बहुत शानदार। पर एक शंका है, क्या ये टेक्निकल चार्ट्स सिर्फ इक्विटी में काम करते हैं या बॉन्ड्स में भी? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि चार्ट सिर्फ शेयर्स के लिए है। जहां भी ट्रेडिंग हो रही है, बायर्स और सेलर्स है और प्राइस और वॉल्यूम का डेटा है, वहां ये काम करेगा। चाहे वो करेंसी हो या कमोडिटी, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एकदम सही। ये सब सुनकर तो लगता है जैसे हमने मार्केट का अल्टीमेट फॉर्मूला ढूंढ लिया है। EIC से कंपनी ढूंढो, DCF से वैल्यू निकालो और बोलिंगर बैंड से एंट्री ले लो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चेतावनी आती है। एक ऐसा फैक्टर जो सारे चार्ट्स पर भारी पड़ता है, मैनेजमेंट की नीयत और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओहो, यानी अगर इरादे ही नेक ना हो। बिल्कुल, अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रहा है, किताबें मैनिपुलेट कर रहा है, तो दुनिया का कोई मॉडल सही जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि डेटा ही झूठा है। हाँ, और जब सच्चाई सामने आएगी तो स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कोई मूविंग एवरेज उसे नहीं बचा पाएगा। वाकई ये आंखें खोलने वाला पॉइंट है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो निवेश सिर्फ एक्सेल शीट में नंबर भरना नहीं है। ये जोखिम को समझने, डाइवर्सिफिकेशन करने, EIC और वैल्यूएशन के सही तरीके अपनाने का नाम है। और सबसे अहम, मैनेजमेंट की नीयत को परखना। इस सफर को समाप्त करते हुए एक विचार मेरे मन में आ रहा है। आज AI कुछ सेकंड में किसी भी कंपनी का 50 साल का डेटा खंगाल सकता है। हाँ, मशीन लर्निंग बहुत एडवांस हो गई है। AI हजारों चार्ट्स पढ़कर सबसे सटीक DCF निकाल सकता है। तो अगर डेटा पढ़ने का काम मशीनें करेंगी तो भविष्य में इन्वेस्टर्स के पास क्या बचेगा? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या मैनेजमेंट की नीयत और इंसान की ईमानदारी परखना ही वो आखिरी कौशल रह जाएगा? क्योंकि मशीनें डेटा तो पढ़ लेंगी, पर इंसान की नीयत कौन सी मशीन पढ़ेगी? वाकई ये सोचने वाली बात है। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोग जाइए nismseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। बाजार को सिर्फ नंबरों से नहीं, नजरिया बनाकर देखिए। जुड़े रहिए और नया सीखते रहिए।